महाराष्ट्र की राजनीति का एक बड़ा चेहरा, एक मजबूत चेहरा और महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए अजीत पवार, उनका आज एक विमान हादसा में निधन हो गया। इस दुखद समाचार के साथ दिन की शुरुआत हुई और ये लगातार कवरेज हम आपको एबीपी न्यूज़ पे दिखा रहे हैं। अभी जो आप अपनी स्क्रीन्स पे तस्वीरें देख रहे हैं, एक तरफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उनके साथ महाराष्ट्र के दूसरे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, वहां के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, ये सब आपको अस्पताल जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी तरफ जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो उस परिसर से है, विद्या प्रतिष्ठान परिसर से ये तस्वीरें आ रही हैं, जहां पर ये खबर हमें अभी बताई जा रही है कि वहां अजीत पवार जी का पार्थिव शरीर ले आकर रखा गया है। लेकिन वो तस्वीरें, उनकी पार्थिव शरीर की तस्वीरें वहाँ पर अभी ला के रखी गई हैं, वो हमारे पास नहीं है, लेकिन तैयारी वहीं पर की जा रही है। और आप देख रहे हैं परिवारजन वहाँ सामने इन कुर्सियों पर बैठे हुए। कौन कौन है? परिवार बहुत बड़ा है, पवार परिवार, और कई लोग अब बारामती का रुख कर रहे हैं। जैसा हमने पहले भी 1 घंटे पहले आपको तस्वीरों में दिखाया था, उनकी धर्मपत्नी, अजीत पवार जी की धर्मपत्नी सुनेत्रा पवार, सुप्रिया सुले, उनकी बहन, वो सब दिल्ली से निकली सुबह जैसे ही इस खबर की पुष्टि हुई कि ये क्या हादसा हो गया उनके भाई के साथ। सुप्रिया सुले, सुनेत्रा पवार सब साथ में निकली थी, दिल्ली से लैंड कर गई हैं और शरद पवार जी पहले ही पहुंच गए थे अपनी पत्नी के साथ। तो ये सारा पूरा परिवार अब वहां जमा हो रहा है। और जो हमारे पास में अभी जानकारी है उसके हिसाब से जो अंतिम यात्रा होगी अजीत पवार की, वो कल सुबह 11 बजे निकाली जाएगी। तो फ्यूनरल का समय कल सुबह 11 बजे तय किया गया है। और बहुत बड़े नेता, यहाँ कई नेता दिल्ली से वो आएंगे, पूरे देश भर से लोग आ रहे हैं। और जो हमारी जानकारी अभी तक जो हमारे पास है उसके हिसाब से शायद गृह मंत्री, शायद प्रधानमंत्री, उसकी पुष्टि अभी होनी बाकी है। ये सब कल शिरकत करेंगे उनकी आखिरी यात्रा में, उनकी फ्यूनरल में। तो ये अभी तैयारियां शुरू तो कर दी गई हैं। और जितने लोग हैं वहाँ, बारामती के जितने लोग हैं, उन पर कोई रोक टोक नहीं, उनके लिए ही शायद ये पूरी तैयारी की जा रही है। जो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, ये तैयारी जो हो रही है, आप देख रहे हैं किस तरीके से लोगों का जमावड़ा वहाँ पर हो रहा है। हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पर आ रहे हैं। और ये विद्या प्रतिष्ठान के परिसर में जब पार्थिव शरीर अजीत पवार जी का रखा जाएगा कि आखिरी दर्शन लोग कर सके अजीत पवार जी के। हमारे साथ हमारे वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया एडिटर गणेश ठाकुर जुड़ रहे हैं। गणेश, पहले तो अभी की जानकारी आपके पास क्या है? क्या क्या वहाँ पे तैयारियां की जा रही हैं? क्या इस बात की आप पुष्टि कर पाएंगे हमारे लिए कि कल सुबह फाइनल फ्यूनरल प्रोसेशन निकाला जाएगा? बिल्कुल, कल सुबह 11 बजे उन पर अंतिम संस्कार किए जाएंगे। अभी 4 बजे से ही जो विद्या प्रतिष्ठान है वहाँ पर उनके पार्थिव को रखा जाएगा और वहाँ तमाम लोगों को आह्वान किया गया है पवार परिवार से कि आप वहीं आइए। मैं मेघा आपको बताना चाहूँगा कि मैं फिलहाल यहाँ बारामती एयरपोर्ट के रनवे पे हूँ। आपको मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। ये रनवे है और इस रनवे से, ये पूरा रनवे है, इस रनवे से ही हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह ये एक रनवे है। टेबल टॉप रनवे किसको कहते हैं वो भी आपको मैं इसमें बताऊंगा। ये देखिए, ये पूरा रनवे है बारामती एयरपोर्ट का। जी गणेश, टेबल टॉप रनवे यानी जो ऊंचाई पर रहता है, जो टेबल टॉप रनवे जो ऊंचाई पर रहता है, ऐसा वो रनवे होता है। और ये ऊंचाई पर बना हुआ, थोड़ा सा हल्की छोटी सी पहाड़ी पर बना हुआ ये रनवे है। और इस रनवे की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं मैं। और ये एम्बुलेंस है, यहीं से उनकी लैंडिंग हो रही थी। ये इसी जगह से, इसी एयरपोर्ट पे, इस रनवे पे लैंड करने की वो कोशिश की उन्होंने। लेकिन शुरुआत में वहां पर विजिबिलिटी बहुत कम थी। विजिबिलिटी कम होने की वजह से उन्होंने यही इसी जगह से एक लूप लिया, यानी एक बड़ा घुमाव लिया और बाद में उन्होंने लैंड करने की कोशिश की। ये जगह थी जहां से वो आने की कोशिश करते, लैंड करने की कोशिश की। लेकिन दुर्भाग्य से इस टेबल टॉप रनवे पे वो पायलट को ये रनवे विजिबिलिटी शायद उतनी दिखी नहीं और वो यहाँ रनवे टचडाउन करने के बजाय यहाँ रनवे के ठीक बाईं तरफ जी शुरुआत में जो रनवे शुरू होता है, आपको ये मलबा यहाँ मेगा दिख रहा होगा, ये मलबा है। ये मलबा ये बताता है कि रनवे टचडाउन करने से पहले ही पायलट ने ये थोड़ा सा मनूवर किया होगा और ये एरोप्लेन या एयरक्राफ्ट जो था
वो यहाँ पर क्रैश हो गया। तो ये मलबा जो पड़ा है ठीक रनवे की शुरुआत में, और टेबल टॉप यानी थोड़ा पहाड़ी, छोटी सी पहाड़ी पर बना रनवे है। जी। यहाँ पर ये तमाम लोग हैं जो आप देख सकते हैं अजीत पवार के इस हादसे या उस हादसे को देखने के लिए आए हैं। अभी वीवीआईपी मूवमेंट भी यहाँ पे होगी। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शायद एकनाथ शिंदे भी यहाँ आ रहे हैं जायजा लेने के लिए, शायद साइट का भी जायजा लेंगे और पता करेंगे। अब ये मलबा आप देख सकते हैं पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। थोड़े से हमको एयरक्राफ्ट के टुकड़े यहाँ पर दिख रहे हैं, ब्लैक बॉक्स शायद रिट्रीव किया गया ऐसी जानकारी मिल रही है। और यहाँ तमाम यहाँ पर हैं, यहाँ पर आप देखिए किस प्रकार तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और कोशिश यही है कि इस हादसे की सही वजह तक पहुंचा जाए। आपको मैं बता रहा हूँ कि ये टेबल टॉप रनवे, देखिए ये टेबल टॉप रनवे है, ये ऊंची छोटी सी पहाड़ी पर बना हुआ रनवे है। और ये यहाँ जब लैंड करने की कोशिश की गई तो विजिबिलिटी थी नहीं सुबह के समय में, जो पायलट ने बताया अपने एटीसी के साथ बातचीत के दौरान। बाद में उन्होंने एक राउंड लिया 2 से 3 किलोमीटर के अंतर पर ये राउंड लिया, और राउंड लेने के बाद जब विजिबिलिटी होने की बात उन्होंने कही तो उन्हें टचडाउन का इशारा दिया गया या टचडाउन करने के लिए उनको अनुमति दी गई। और उसके बाद डाउन करने आए, क्योंकि ये टेबल टॉप है तो अगर कोऑर्डिनेट्स थोड़े से बिगड़ गए या कोऑर्डिनेट्स आप ठीक से नहीं ले पाएंगे, कैलकुलेशन ठीक से नहीं अगर आप करते हैं तो सीधे आपको नीचे आना है। इसी तरह के टेबल टॉप रनवे की मैं बात करता हूँ। आपको याद होगा कि जब मैंगलोर के बजपेयी एयरपोर्ट पे क्रैश हुआ था, वो भी टेबल टॉप रनवे था। उसमें पायलट ने ओवरशूट कर लिया था और बाद में पहाड़ी से नीचे एयरक्राफ्ट आ गया क्योंकि उस समय वो उसको रोक नहीं पाए। तो ये टेबल टॉप रनवे की दिक्कत यही होती है कि आपको प्रॉपर कोऑर्डिनेट्स के साथ अगर आप मैनुअल लैंडिंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आईएलएस नहीं था, जो इंस्ट्रूमेंट लगता है लैंडिंग सेफ्टी के लिए, वो लैंडिंग सेफ्टी का इंस्ट्रूमेंट नहीं था। अब ये मलबा आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये मलबा है और ये टेबल टॉप रनवे की शुरुआत का हिस्सा है। जैसे ही पायलट को सेकेंड अप्रोच के लिए टचडाउन की इजाजत दी गई थी तो पायलट बजाय इस रनवे के कोऑर्डिनेट्स को देखते हुए शायद इस तरफ आ गए होंगे और ये सीधा क्रैश किया है इन्होंने बाई तरफ। ये मलबा आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये पूरा क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ मलबा है। ब्लैक बॉक्स रिट्रीव किया गया ऐसा बताया जा रहा है और अब पूरी कोशिश चल रही है कि इस ब्लैक बॉक्स का जो आखिरी कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन यहाँ पर पता किया जाए कि आखिर क्या कम्युनिकेशन हुआ था। लेकिन जो मैं समझ पाया हूँ यहाँ आने के बाद, क्योंकि ये टेबल टॉप रनवे था, इस टेबल टॉप रनवे पर अगर आपके कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट नहीं होते हैं तो टचडाउन करने से पहले आप उसको मनूवर अगर करते हैं तो साइट अलग हो जाती है। फर्स्ट अप्रोच में भी जब लूप लिया गया था, फर्स्ट अप्रोच के टाइम पे एटीसी से जो बात की गई थी उसमें विजिबिलिटी नहीं होने की बात थी, लेकिन जब विजिबिलिटी होने की बात आई तो सेकंड अप्रोच के लिए जब पायलट यहाँ रनवे की तरफ आए उस समय पायलट को शायद से यहाँ के अलाइनमेंट दिखे नहीं होंगे और शायद क्रैश लैंडिंग करने के समय या इमरजेंसी लैंडिंग करने के समय यहाँ पर पूरा ये हादसा हो गया होगा। तो ये पूरा मैं घटनाक्रम आपको बताने की कोशिश कर रहा था यहीं से, क्योंकि ये घटनाक्रम यही है कि ये टेबल टॉप रनवे की यही दिक्कत होती है। और यहाँ पर आप जिस तरह के कोऑर्डिनेट जो देख रहे हैं आप, भीड़ यहाँ पर आप देख रहे हैं, राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की मूवमेंट यहाँ पर होने वाली है, क्योंकि वो आके अपने सहयोगी के बारे में पूरी जानकारी हासिल करना चाहेंगे कि आखिर क्या हुआ होगा। क्योंकि जिस तरह डीजीसीए हो या तमाम एजेंसियां इसकी जांच करेंगी, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस भी इसमें जांच कर रही है। महाराष्ट्र पुलिस की स्पेशल विंग्स हैं, एडीआर रजिस्टर किया गया क्योंकि 6 लोगों की मौत इस हादसे में हुई है और एडीआर रजिस्ट्रेशन में महाराष्ट्र पुलिस की स्पेशल विंग ये जांच करेगी कि क्या इस एयरक्राफ्ट के लैंडिंग के दौरान दिक्कत आई थी, इसका मेंटेनेंस हुआ था या नहीं हुआ था। अगर नेग्लिजेंस सामने आया तो इस हादसे में नेग्लिजेंस की बात रखते हुए जो भी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इसी वजह से अब यहाँ की जांच मेगा बहुत महत्वपूर्ण होती है। और ये अजीत पवार का ये प्यार है बारामती में, देखिए तमाम लोग यहाँ सुबह यहाँ से बाहर जाने की भेजने की कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन लोग रुकने कहाँ वाले हैं। लोगों एक लोक नेता उन्होंने खोया है तो शायद वो अपनी भावनाओं को लेकर यहाँ पहुंचे हैं और वो अब ये देख रहे हैं कि आखिर उनके नेता ने अपने प्राण कहाँ गंवाए और कहाँ उनकी आहुति हुई। तो ये वो जगह है जो हमारे दर्शकों को मैं दिखा रहा हूँ। और ये वीएसआर एयरक्राफ्ट, वीएसआर एविएशन का नाम भी आपको इस टेल पे दिख रहा है, वीएसआर एविएशन जो एडवेंचर्स कंपनी है। और ये अब इस जांच का विषय है कि अजीत पवार की
या अजीत पवार का ये जो प्लेन क्रैश हुआ है उसके पीछे की सही वजह क्या है मेघा? जी बिल्कुल, गणेश हमारे साउथ और वेस्ट रीजन के एडिटर जो कि मौके पर मौजूद है जहां पर ये हादसा हुआ है, और क्योंकि गणेश वहां पर मौजूद हैं, ये सही समय है कि हम इस बात की भी जानकारी और भी आपके साथ साझा करें कि सरकार की तरफ से जो जानकारी दी जा रही है कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या है। और गणेश, मैं आपका भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की एक स्टेटमेंट जारी हुई है, उसके हिसाब से उन्होंने बहुत ही मेटिकुलसली जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है उनको साझा किया है, और मैं यहां पढ़ना चाहूंगी, आप भी सुनिए क्योंकि आप उस जगह पर खड़े हैं जहां पर यह हादसा हुआ है। ये तस्वीर, पहले तो मैं इस तस्वीर के बारे में बता दूं, एक तरफ आप देख रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और आचार्य देवव्रत गवर्नर महाराष्ट्र के, वो अस्पताल में दाखिल होते हुए, ये कुछ समय पुरानी तस्वीर है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं वो जगह जहां पर उनका पार्थिव शरीर अभी लाया जाएगा, तो वहां जनसैलाब तो उमड़ा हुआ है एक अंतिम दृश्य अपने जन नेता का देखने के लिए। गणेश के पास मैं वापस जाना चाहती हूं, और गणेश, मैं आपको ये पढ़ के बताना चाहती हूं कि सरकार की तरफ से जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, और ये आप भी सुने और आप इसके ऊपर ज्यादा और जानकारी दे सकते हैं शायद हमें। ये बताया जा रहा है कि विमान की जो वहां के एटीसी से संपर्क हुई थी वो 8:18 पे संपर्क हुई है बारामती के एटीसी से, ये बताया जा रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि विमान की उड़ान 30 NM पर बारामती की ओर थी और उसे पुणे पहुंचने का मार्ग छोड़कर आगे बढ़ने की उन्हें अनुमति दी गई थी। पायलट के विवेक पर यह छोड़ दिया गया था कि आप मौसम का दृश्य देखिए और संबंधी परिस्थितियां वहां पर देखिए और उसके बाद ही उतरने की आप निर्णय लें या ना लें। ये एटीसी के तरफ से या एटीसी के सूत्रों से जो हमें बताया जा रहा है कि ये पायलट के विवेक पे छोड़ा गया था कि आप आगे जो परिस्थिति देख रहे हैं उसके हिसाब से ये डिसाइड करें कि आप वहां लैंड करना चाहते हैं या नहीं लैंड करना चाहते। मैं गणेश आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूं, और अगर हम गणेश को स्क्रीन पे ले सकें, क्योंकि गणेश अभी उस वक्त वहीं खड़े हैं जहां पर यह हादसा हुआ है, दिखाना जरूरी है कि हम लोकेशन से रिपोर्ट कर रहे हैं। गणेश, मुझे एक बात बताइए, आप जहां खड़े हैं वो बारामती का एयर स्ट्रिप, टेबल टॉप छोटा सा एयरपोर्ट है और उससे बिल्कुल पास पुणे का भी एयरपोर्ट है, तो ये हो सकता था ना, ये पॉसिबिलिटी थी कि अगर वहां लैंड नहीं कर पा रहे हैं तो शायद वहां से उड़कर पुणे में लैंड कर जाते, बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो ये जो एटीसी के सूत्रों की तरफ से हमें जानकारी मिल रही है कि ये पायलट के विवेक पे छोड़ दिया गया कि आप परिस्थिति आगे देखिए कि आप लैंड कर पा रहे हैं या नहीं, उस पर आप निर्णय लीजिए कि आपको लैंड करना है नहीं। और आप जैसा दिखा रहे हैं कि बिल्कुल एज पर टकराया है, मतलब जो इनिशियल जानकारी भी आई थी गणेश वो यही थी कि एयर स्ट्रिप तक तो आ भी नहीं सका प्लेन, उसके पहले ही टकरा गया। आप बताएं। बिल्कुल मेघा, देखिए अमूमन जब वेदर खराब होता है या विजिबिलिटी की दिक्कत आती है तो पायलट्स को एटीसी की तरफ से ही गो अराउंड कहा जाता है, और पायलट भी बहुत बार कोई रिस्क लेना चाहते नहीं है, वो सेफ्टी मेजर्स को देखते हुए गो अराउंड करके पास ही के एयरपोर्ट पे जाते हैं। लेकिन जैसा बताया जा रहा है कि पहले अप्रोच के समय में विजिबिलिटी नहीं थी, ये खुद पायलट ने माना था। 8:18 पर पहला एटीसी से संपर्क हुआ, पुणे की तरफ जाने की इजाजत मिली, लेकिन यहाँ आने के बाद करीब करीब 8 साढ़े 8 बजे तक ये डिसेंट शुरू हो गया था बारामती के लिए, और एटीसी से अप्रोच हुआ। उस एटीसी से अप्रोच में जब फर्स्ट अप्रोच किया गया तो टचडाउन हुआ नहीं, क्योंकि ये टेबल टॉप एयर स्ट्रिप है या रनवे है तो बैलेंस होता नहीं। अगर ये प्लेन रनवे होता तो पायलट को आसानी हो जाती है लैंड करने में या टच डाउन करने में, लेकिन क्योंकि टेबल टॉप है और बगल में घर और परिसर भी है, तो ऐसे में पायलट्स के विवेक पर या पायलट्स के एक्सपीरियंस पर ही होता है कि वो किस तरह निर्णय लेते हैं और विजिबिलिटी पर बात करते हुए चीजें करते हैं। तो पायलट ने पहले अप्रोच में ये माना कि विजिबिलिटी नहीं है, उन्होंने एक क्लू बड़ा घुमाव लिया, एक वो आगे गए, वापस करीब 3-4-5 किलोमीटर आगे तक गए, और दोबारा से उन्होंने सेकेंड अप्रोच के टाइम पे विजिबिलिटी होने की बात कही। और सीसीटीवी में भी आपको दिख रहा है कि इतने दूर का सीसीटीवी फुटेज जिसमें साफ दिखता है कि जब लैंड हुआ या क्रैश लैंडिंग हुई तो एक आग का गुब्बारा सामने आया।
तो सीसीटीवी अगर उतनी विजिबिलिटी का फुटेज दे सकता है तो निश्चित रूप से पायलट को भी विजिबिलिटी होगी। तो ऐसे समय में कहाँ दिक्कत आई? क्या ये गणेश टेबल मैं टॉप रनवे की आपको वजह से दिक्कत आई? गणेश मैं आपको ना जल्दी से एक और बात बताना चाहती हूं। देखिए, जो एटीसी के सूत्र हमें ये बता रहे हैं वो ये है कि चालक दल ने हवाओं और दृश्यता, मतलब कितनी विजिबिलिटी है वहां पर, इसके बारे में पूछताछ की और उन्हें यह बताया गया कि हवाएं शांत हैं और दृश्यता वहां पर विजिबिलिटी 3000 मीटर की थी। तो यही तो सवाल हम सुबह से भी पूछ रहे हैं गणेश, कि जब हमें विजुअल्स में दिख रहा है, सीसीटीवी के जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें दिख रहा है कि वहां बिल्कुल भी किसी भी तरीके का मौसम खराब नहीं था, आसमान साफ था, विजिबिलिटी पूरी थी, फिर क्या हो गया गणेश? यही तो जांच का विषय है मेघा, क्योंकि 3000 मीटर 3 किलोमीटर की विजिबिलिटी है, विंड स्पीड नहीं थी। तो ऐसे में इस तरह के एयरक्राफ्ट को, जो एक सीजन्ड और एक सेफ एयरक्राफ्ट माना जाता है दुनिया भर में, उसको इस हवाई पट्टी पर लैंड करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। जैसे मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, ये तस्वीरें आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रनवे शुरू होने से पहले ही उन्होंने बाएं तरफ मनूवर करके शायद ये लैंडिंग यहाँ पे हुई है और ठीक रनवे की बाएं तरफ ये जाके टकराया है और यहाँ पर यहाँ पर पूरा ये हादसा हुआ। तो ये तस्वीरें हैं, रनवे अगर देखेंगे तो ये इस तरफ है और ये छोटा सा, ये मुझे लगता है कुछ मीटर्स तक ये एयरक्राफ्ट स्किड करते हुए यहाँ पर आके उसने आग पकड़ी। तो ये परिसर है, ये पूरी जांच का विषय है कि आखिर क्या हुआ होगा। अगर विजिबिलिटी है, अगर वहाँ पर पूरी तरह से विंड स्पीड नहीं है, तो अमूमन 15-16 हजार घंटे जिस व्यक्ति ने, जिस पायलट ने फ्लाई किया है, उसे तो यहाँ पर लैंड करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। अब बात आता है एयरक्राफ्ट का कि क्या मेंटेनेंस में कोई चूक हुई थी, टेक्निकल फॉल्ट था, क्या ग्लिच थे, ये तो अब डीजीसीए और तमाम एजेंसीज की जांच में सामने आएगा। लेकिन चूक तो हुई है और अब उसका जिम्मेदार कौन है, ये अब जांच में ही पता चलेगा। दर्शकों को भी एक बार बता दें, गणेश आप हमारे साथ बिल्कुल बने रहें, आप उसी जगह पर खड़े हैं जहां पर ये हादसा, ये दुखद हादसा हुआ है। तो हमारे दर्शकों को बता दें कि वहां जब विजिबिलिटी की बात सुबह से हो रही थी, धुंध की बात हो रही थी, ना तो विजिबिलिटी की प्रॉब्लम थी और हवाएं शांत थी, उसके बावजूद ये हादसा हुआ है और ये एयरक्राफ्ट रनवे तक पहुंच ही नहीं पाया, उसके पहले ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। तो इसकी क्या वजह हुई? जब ये सवाल हम लोगों ने इस एयरक्राफ्ट कंपनी के ओनर से, उनके मालिक से पूछा तो काफी झुंझला गए थे वो उन्होंने ये कहा कि हमारा एयरक्राफ्ट बिल्कुल सही सलामत था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब वो किस बिना पे ये बात कह रहे हैं, ये भी बड़ी अजीबोगरीब सी चीज है कि जब इन्वेस्टिगेशन, जांच के लिए AAIB की टीम वहां पहुंच रही है बारामती, ये पता करने के लिए कि क्या हुआ है, ये एयरक्राफ्ट के जो मालिक हैं वो खुद ही एक क्लीन चिट दे रहे हैं कि हमारे एयरक्राफ्ट में कोई परेशानी नहीं है। और जब उनसे ये पूछा गया कि आपके पास ऐसी और भी एयरक्राफ्ट हैं, 7 टोटल एयरक्राफ्ट हैं इसी मेक की, अम्ब्रायर की इनके पास, जब उनसे पूछा गया कि 6 और का आप क्या करेंगे, क्या आप उन्हें ग्राउंड करेंगे, तो उनका यह कहना था कि मैं क्यों ग्राउंड करूंगा, मैं क्यों उन एयरक्राफ्ट को ग्राउंड करूंगा। बिल्कुल गुस्से में तीखी प्रतिक्रिया देते हुए जब सवालों के, उन्होंने कहा मैं क्यों ग्राउंड करूंगा। और फिर उन्हें समझ में आया कि ये मीडिया के सामने बातचीत हो रही है, तो उन्होंने कहा भाई ये मेरा निर्णय नहीं। ये तस्वीरें आप देखिए, ये पार्थिव शरीर अजीत पवार जी का, जो मैं समझ पा रही हूं, ये लगता है विद्या प्रतिष्ठान के परिसर में लाया जा रहा है। मैं कोशिश करूंगी अपने सहयोगी वैभव परब, जो वहां इस वक्त अभी मौजूद है। वैभव, अगर आप हमारी बात सुन सक रहे हैं तो वैभव प्लीज बताएं कि वहां पर अभी क्या हो रहा है। कृपया कोणीही पुढे येऊ नका। वैभव, आपको हमारी आवाज आ रही है? सगळ्यांनी खाली बसून घ्या, सगळ्यांनी खाली बसून घ्या। वैभव से हम कोशिश करेंगे वापस संपर्क स्थापित करने का, लेकिन जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ये विद्या प्रतिष्ठान परिसर की तस्वीरें हैं। बारामती का ये एक बड़ा सा परिसर है जहां पर जगह बहुत है लोगों की इकट्ठा होने के लिए, इसलिए ये निर्णय लिया गया कि यहीं पर उनका पार्थिव शरीर आज रखा जाएगा। तो ये ताबूत जो आप देख रहे हैं, फूलों से अब सजाया जाएगा, ताबूत को वहां रखा जाएगा जिसमें कि पार्थिव शरीर अजीत पवार जी का है। और वहां लोगों को, वहां के लोग, बारामती के
लोग, पूरे पुणे जिले के लोग, देश के अलग अलग जगह से आए हुए लोग, महाराष्ट्र के अलग अलग कोने से आए हुए लोग यहां अपनी अंतिम दर्शन लेंगे अजीत पवार जी के। एक बड़े नेता, महाराष्ट्र ने आज एक बड़ा नेता खोया है, एक बड़ा चेहरा राजनीति का, एक इतना सक्रिय चेहरा जो पिछले 3.5 दशक से महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय था। एक ऐसा आदमी जिसने ये सपना देखा था कि एक दिन वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये सपना अधूरा रह गया उनके लिए, उनके परिवार के लिए, मगर एक ऐसे राजनेता जो इतने प्रिय थे लोगों के। और जैसा मैं कह रही थी, विधि का विधान देखिए कि अंतिम समय भी उनका यही। यहाँ पे पूरी तरह से अब धीरे धीरे अजित पवार के चाहतों से, कार्यकर्ताओं से, नेतागणों से अब भर गया है। रोहित पवार है यहाँ पे खुद लोगों को विनती कर रहे हैं कि यहाँ की जो भीड़ है उसको कंट्रोल में लाया जाना बहुत मुश्किल हो रहा है। पुलिस प्रशासन की तरफ से यहाँ पे पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन पूरे महाराष्ट्र भर से अजित पवार के जो समर्थक है वो धीरे धीरे यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं और ये भीड़ है वो कंट्रोल करना अब पुलिस को भी भारी पड़ रहा है। इसीलिए खुद रोहित पवार हो या पवार फैमिली के सदस्य हो, वो विनती कर रहे हैं लोगों से कि कृपया आप संयम रखें और कृपया आगे आने की घाई गड़बड़ मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद जो भीड़ एक साथ देखिए बहुत बुरी नेटवर्क है और जहां इतने लोग जमा होंगे वहां थोड़ी नेटवर्क की अभी दिक्कत आ रही है हमें। जाएगा उसके बाद जो लाखों की संख्या में जी थोड़ी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तो हो ही जाती है ऐसे समय में। वीआईपी को आना भी यहाँ पे मुश्किल हो गया है। इतने सारे कार्यकर्ता, नेतागण है यहाँ पे पहुँच गए हैं। हम आपको सीधी ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहाँ पे अंत दर्शन के लिए भी अब ये बड़ी लंबी सी कतार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग हैं अजित पवार की जो पार्थिव शरीर की झलक है वो देखने के लिए, आखिरी झलक देखने के लिए आतुर है। वो देखने के लिए यहाँ पे काफ़ी सारी भीड़ जमा हुई है और यहाँ पे पवार परिवार की तरफ से रोहित पवार खुद लोगों को ऐलान कर रहे हैं, हाथ जोड़कर शांति की विनती कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो जिस प्रकार का माहौल हो गया है, थोड़ी भी गलती होगी तो यहाँ पे एक भगदड़ का माहौल हो सकता है। पुलिस प्रशासन यहाँ पे पूरी तरह से वीवीआईपी मूवमेंट में है और कार्यकर्ताओं को संभालने के लिए देखिए अभी शरद पवार खुद यहाँ पे मौजूद है, महाराष्ट्र के राज्यपाल है, दूसरी तरफ महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस है, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे है। अब धीरे धीरे महाराष्ट्र के सभी बड़े नेता हैं वो यहाँ पे एक तरफ आ रहे हैं और दूसरी तरफ अपने नेता की आखिरी झलक पाने के लिए कार्यकर्ता भी यहाँ पे जमा हुआ है। इसी विद्या प्रतिष्ठान पर कल सुबह 9 बजे एक अंतिम रैली है वो यहाँ पे निकाली जाएगी और दूसरी तरफ देखा गया तो 11:15 बजे यहाँ पे अंतिम विदाई है, अंतिम संस्कार है वो यहाँ पे किए जाएंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी यहाँ पे विद्या प्रतिष्ठान की तरफ पहुँच गए हैं। जिस प्रकार की जानकारी मिल रही है कि अभी कुछ ही समय के बाद अजीत दादा का पार्थिव शरीर है वो यहाँ पे लाया जाएगा और रात 10 बजे तक देखिए रात 10 बजे तक यहाँ पे पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन की प्रक्रिया है वो यहाँ पे चलेगी, क्योंकि इतनी सारी भीड़ है। सभी जन अलग अलग, मैं अभी उनके घर के बाहर था सर्वोदय सोसाइटी के पास, वहाँ पे काफ़ी सारे हज़ारों को सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हुए थे। अभी सब जगह अस्पताल से लोग आ रहे हैं, महाराष्ट्र के हर एक ज़िले से लोग आ रहे हैं, क्योंकि अजित पवार की जो पार्टी है ना वो हर ज़िले में एक्टिव है, हर स्टेट में, हर गांव में एक प्रकार से एनसीपी की घड़ी है वो पहुंचाने की कोशिश की है। अब देखा गया तो देखिए पुलिस की जो फौज है वो भी यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है, क्योंकि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस यहाँ पे पहुँच रहे हैं और खुद यहाँ के जो डीजी है वो भी यहाँ पे मौजूद किए गए हैं। और यहाँ पे हम देखा गया तो अब यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो पूरी तरह से
प्रोटोकॉल के अंदर गई है, क्योंकि यहाँ पे अजित पवार जी का पार्थिव शरीर अब थोड़ी समय में आएगा, लेकिन भीड़ को काबू करना सबसे बड़ी चुनौती होगी प्रशासन के सामने, क्योंकि चारों ओर, अब आपको दृश्य में दिखाई दे रहा होगा कि चारों ओर कार्यकर्ताओं की भीड़ है वो यहाँ पे उमड़ी हुई है, और इन कार्यकर्ताओं को कंट्रोल करना अब ये मुश्किल सा हो गया है। इसीलिए पवार फैमिली की तरफ से है वो यहाँ पे बार बार ऐलान किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे जो भीड़ है ना वो बेकाबू काबू में आने वाली नहीं है, क्योंकि अजित पवार जी की जो कार्यकर्ताओं की फैंस फॉलोइंग है ना वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। देखिए अजित पवार जब अपने भाषण करते थे तो बीच में छोटे से चुटकुले सुनाते थे, अपनी स्टाइल में बात करते थे, अपनी स्टाइल में कार्यकर्ताओं को दम देते थे, अपने कार्यकर्ताओं पे गुस्सा होते थे। लेकिन अजित पवार की दूसरी बाजू देखी गई ना तो अजित पवार उतना ही अपने कार्यकर्ताओं को प्यार भी करते थे। टिकट देने को लेकर, टिकट नकारने को तक अजित पवार एक कसौटी का सामना करते थे। और अजित पवार हाल ही में हमने जब इंटरव्यू किया था तब अजित पवार ने यही कहा था कि पहले मुझे टेंशन नहीं था, क्योंकि जो अंतिम फैसला था वो अजित पवार नहीं खुद शरद पवार लेते थे। लेकिन जब पार्टी अलग हो गई है, अजित पवार के पास कमान आ गई है, मुख्य नेता बन गए हैं, तब से कार्यकर्ताओं को नाराज नहीं करना, इसी बात पर उनका ध्यान रहता था। और इसीलिए वो हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, लोगों को हमेशा प्यार से लेकिन गुस्से में इस प्रकार का जो समतोल था वो रखना चाहते थे। यानी कार्यकर्ता को नाराज भी नहीं करना चाहते थे और कार्यकर्ता से झूठ भी नहीं बोलना चाहते थे। इस प्रकार का अजित पवार का नेचर रहा है, और इसीलिए सभी पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को अजित पवार पसंद थे। जो होने वाला काम है वो होने वाला है, इस प्रकार की भाषा अजित पवार की तरफ से हमेशा रहती थी। हर किसी ने यही बात कही है वैभव। और मैं गणेश ठाकुर के पास वापस जाना चाहूंगी। गणेश, ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं अभी चैनल पे, ये जो जन सैलाब उमड़ा है यहाँ विद्या प्रतिष्ठान परिसर में, ये जन सैलाब एक अंतिम दर्शन के लिए अपने लोकप्रिय नेता, अपने नेता जो उनको ऐसे नेता जो उनके घर के सदस्य हो, बारामती के लोगों के लिए अजीत पवार घर के सदस्य थे। गणेश, मैं चाहूंगी कि आप अपनी टिप्पणी इन सारे तस्वीरों पे दे। क्या कनेक्ट थी उनकी लोगों के साथ, बारामती के लोगों के साथ, पुणे के लोगों के साथ? ये एक तरीके से पवार का गढ़ माना जाता है। देखिए मेघा, मैं आपको यहाँ की तस्वीरें ही दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो कनेक्ट है, या लोगों की भीड़ या एयर स्ट्रिप पे या एयरपोर्ट के पास में भी इतनी है कि लोग, जो यहाँ पे पब्लिक है वो बेकाबू हो रही है, और पुलिस को यहाँ से उन्हें खदेड़ना पड़ रहा है, क्योंकि लोग यहाँ आकर देखना चाहते हैं कि उनके नेता की मृत्यु कैसे हुई। और पुलिस बार बार उन्हें अपील करती नजर आई, लेकिन कोई यहाँ पर शायद मानने को नहीं राजी है कि हम यहाँ से जाएं। या सब समझते हैं कि एक दुख का पहाड़ है और पुलिस पूरी कोशिश कर रही है। यहाँ पर ये रनवे है, और रनवे पर भी अब इतने सारे लोग आ गए हैं। अभी तो थोड़ी भीड़ इन्होंने खदेड़ी है, वरना कुछ देर पहले जब मैं आ रहा था तो गाड़ियां ही गाड़ियां, बाइक की बाइक, तमाम बारामती और यहाँ के लोग यहाँ पर मौजूद थे, जो यहाँ पर बैठकर देखना चाह रहे हैं कि आखिर हादसा कैसे हुआ, समझना चाह रहे हैं। कुछ लोग होते हैं ऐसा जो फोटो और वीडियो लेने आते हैं, लेकिन जितने भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर अजित पवार के साथ हुआ क्या, हादसा कैसे हुआ। कुछ लोग यहाँ पर है, तुम बारामती से क्या, बारामती से, हाँ, डाउन से, दादा को मानते थे आप लोग, हाँ, क्या अभी आप हादसा हुआ है, आपकी क्या भावना है? हाँ, इधर आओ, इधर ऐसा हो। कहाँ डाउन से आ गया, अभी वहां जाएंगे विद्या प्रतिष्ठान। हाँ, तो अब अजीत पवार यानी बारामती, दाउन, ये सब उनका गढ़ माना जाता था। उन्होंने विकास किया पूरा। अब जब वो नहीं है तो आप क्या भावना व्यक्त करते हैं? अब आपके लिए जो नेतृत्व करता था वो नहीं रहा, तो आगे भविष्य कैसा देखते अपना? हाँ, हाँ, घर के जैसा थे, घर के जैसे थे। मतलब आप अनाथ हो गए, आप कह रहे हैं? हाँ, अब यहाँ का विकास, हाँ, हमारा नेताच गया, हाँ, पूरे में नहीं है। हाँ, बघा, सगळ्या लोकांना मदत करणार, सबको लेके मदद करते थे। हाँ, किसान, सबको। हाँ, आप बताओ, आप युवा हो, दिखते हो, आप दादा को फॉलो करते थे?
हाँ लेकिन ऐसे एक सरकार देगी, लेकिन कभी क्या है, नए गांव में ठीक है। तो आप ये मानते हैं कि ऐसा आप साथ में नहीं थे लेकिन फिर भी आपको उनका साथ मिला। ठीक है, साथ में रहे हो। ठीक। तो ये देखिए इनकी भावनाएं देखिए, तमाम लोग यहाँ पर हैं, ये सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं जी। और बोल रहे हैं कि आखिर किस प्रकार ये अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं कि हम उनके साथ, कोई उनके साथ नहीं काम करता था लेकिन अक्सर उनकी मदद के लिए भी वो आए। एक जी। व्यक्ति कह रहा था कि गरीब किसान और गरीबों की हमेशा मदद करते थे वो। तो ऐसा नेता खोया है, कहते हैं हम अनाथ हो गए। अब खुद को अनाथ मानने वाले ये लोग हैं जो समझते हैं कि वो उन्हें माता पिता की तरह ही थे, जो उनकी देखभाल करते थे, उनको देखते थे, उनकी जरूरतें पूरी करते। आपकी ऑडियो में थोड़ी तकलीफ आ रही है गणेश, ऑडियो को थोड़ा ठीक करें। मगर मैं एक और सवाल आपसे लेना चाहूँगी। उम्मीद कर रही हूँ कि ऑडियो ठीक होगी आपकी, लेकिन आप कुछ देर पहले गणेश ये कह रहे थे कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दोनों ही उस हादसे की जगह पर आने वाले हैं। कुछ बताइए, क्या वो पहुंचने वाले हैं वहां पर, और अगर आ रहे हैं तो कितनी देर में वहां पर आ रहे हैं? गणेश। जी देखिए, गणेश आपका सवाल जी। दोहराएंगे, मैं सुन गणेश मैं ये पूछ रही थी नहीं आपसे, पाता देखिए। क्योंकि यहाँ जी। पुलिस यहाँ पर बहुत करने मैं की कोशिश बिल्कुल कर रहा है। पर सवाल दोहराएंगी मेगा? मैं समझ पा रही हूँ गणेश। मुश्किल स्थिति है दोनों जगह, चाहे वो विद्या प्रतिष्ठान परिसर हो या वो हादसे की जगह है जहां पर वहां आप हैं। दोनों जगह जन सैलाब है, बहुत मुश्किल हो रही है रिपोर्टरों से कनेक्ट करने में। बट गणेश, मैं आपसे यही पूछ रही थी कि थोड़ी देर पहले आपने ये कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खुद आकर देखना चाहते हैं उस जगह को जहां पर यह हादसा हुआ। तो क्या वो आने वाले हैं? कितनी देर में आने वाले हैं? क्या हो रहा है? क्या वो जांच की टीम के साथ वहां पर आने वाले हैं? मेगा, ये सीएम और डीसीएम की मूवमेंट है, इस वजह से ही लोगों को भी थोड़ा पीछे किया जा रहा है, क्योंकि लोग यहाँ अगर सीएम डीसीएम की मूवमेंट के दौरान आए तो दिक्कतें आ सकती है। तो मैं कहता हूँ कि पुलिस इन सबको थोड़ा दूर करने की कोशिश कर रही है, सीएम डीसीएम की मूवमेंट के दौरान कोई दिक्कत ना आए। तो ये पैसेज क्लियर कर दिया है, क्योंकि क्रैश साइट यही है और इस क्रैश साइट को देखने ही शायद सीएम डीसीएम आएंगे, क्योंकि ये निचली तरफ है तो सीएम डीसीएम के जाने का रास्ता भी यहाँ से होगा। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर ये ऊंचाई पर से नीचे की तस्वीरें आप देखेंगे तो यहाँ पर भी लोग हैं। तो दोनों जगह, क्योंकि राज्य के मुखिया के नाते अपने एक साथी को देवेंद्र फडणवीस ने खोया है, जी। एक साथी को एकनाथ शिंदे ने खोया है, तो वो समझना चाहेंगे। और देवेंद्र फडणवीस ये एक बहुत ही अभ्यासु मुख्यमंत्री हैं, तो वो भी इस क्रैश साइट पर आकर ये जानना जरूर चाहेंगे कि आखिर हादसा हुआ कैसे होगा, क्या टेक्निकलिटीज हुई होंगी, क्या दिक्कत आई होगी, क्योंकि उन्हें इस इन्वेस्टिगेशन को बहुत नज़दीक सीखना होगा कि इसके पीछे की वजह क्या है, और बहुत नज़दीक से वो देखेंगे और इसी वजह से वो साइट पर आकर शायद ये समझना चाहेंगे कि आखिर क्या हुआ होगा। तो ये स्थिति है यहाँ पे। और मुझे अभी पुलिस ने भी यहाँ कहा कि यहाँ वीवीआईपी मूवमेंट है, इसलिए तमाम लोगों को पीछे किया जा रहा है, क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान कोई दिक्कत ना हो। तो तैयारियां हैं। अभी तो दोनों नेता विद्या प्रतिष्ठान में हैं, जहाँ पर उनका पार्थिव रखा गया है। पार्थिव पर वो उनके अंतिम दर्शन लेंगे और उसके बाद में ही यहाँ पर आएंगे। हो सकता है कि राज्यपाल आचार्य देवव्रत भी यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आकर क्रैश साइट का वो जायजा लें कि आखिर हादसा कैसे हुआ और कैसे अजीत पवार इस हादसे के शिकार हो गए। तो ये साइट है, इस वजह से पुलिस ने यहाँ पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ किया है और लोग जो यहाँ थे उन्हें यहाँ से पीछे जाने की गुजारिश पुलिस कर रही है, ताकि पीछे जाएं और किसी को यहाँ दिक्कतों का सामना ना करना पड़ेगी। लेकिन लोग कई बार मानते हैं, कई बार नहीं मानते हैं। मीडिया कर्मी भी बहुत ज्यादा यहाँ पर हैं, तो पुलिस अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि इस रूट को थोड़ा क्लीन रखा जाए। लेकिन लोग आते जाते हैं। और ये रनवे देखिए, रनवे की तस्वीर है, रनवे पे पूरा
ये जो रनवे आप दिखा रहे हैं गणेश ठाकुर, ये जो रनवे आप दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर उस जगह पर अभी उपस्थित हैं जहां पर ये हादसा हुआ। हमारे साउथ और वेस्टर्न रीजन के एडिटर गणेश ठाकुर जो उस जगह पर आपको अभी ये तस्वीरें जो वो लाइव दिखा रहे हैं, वही जगह जहां पर सुबह ये विमान जिसमें अजीत पवार सवार थे दुर्घटनाग्रस्त हुई, ये जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और क्योंकि गणेश हमारे साथ अभी लाइव जुड़े हुए हैं, गणेश मैं आपको ये बताऊं, जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की स्टेटमेंट जो इशू हुई है, उन्होंने ये कहा है कि विमान ने रनवे 11 के अंतिम आगमन की सूचना दी। जो आखिरी बातचीत हुई है एटीसी के साथ में, वो विमान ने यही सूचना दी जो पायलट्स थे कि वो 11 नंबर के रनवे को अप्रोच कर रहे हैं और रनवे उनकी दृष्टि में नहीं है। जब हम ये बात कर रहे थे कि क्या हो गया, क्यों विजिबिलिटी की प्रॉब्लम हुई, तो जो एटीसी का कहना है वो यही कहना है, उनकी सूचना के हिसाब से रनवे उन विमान चालक के दृष्टि में नहीं थी, दोनों पायलट्स की दृष्टि में नहीं थी। उन्होंने पहले दृष्टिकोण में गो अराउंड शुरू किया और क्यों उनके दृष्टि में ये रनवे नहीं आया, कहां गलती हुई, लैंडिंग में कोई मैनुअल फॉल्ट है क्या, कोई ऐसी फॉल्ट है जो पायलट के द्वारा हुई है क्या, ये भी तो एक जांच का विषय होगा। और ये बताया जा रहा है कि उनसे ये बताया गया कि रनवे देखने की सूचना देने को कहा गया कि आप ये कंफर्म करिए कि रनवे आपके साइट में है या नहीं है। ये एटीसी ने बात करी है पायलट से, ये सरकार के द्वारा जो स्टेटमेंट इशू हुआ है उसमें ये सारी जानकारी दी गई है कि उनसे रनवे के देखने की सूचना देने को कहा गया। उन्होंने जवाब दिया रनवे फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। मैं चाहती हूं कि आप गणेश ठाकुर को अगर विजुअल्स वो स्क्रीन पर दिखाएं। गणेश, देखिए, ये जो जानकारी मैं साझा अभी कर रही हूं, इस जानकारी के हिसाब से ये पायलट्स का जवाब है। गणेश, ये पायलट्स का जवाब है एटीसी को कि रनवे फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, रनवे नजर आने पर फोन करेंगे। ये भी उन्होंने कहा है, रनवे नजर आने पर फोन करेंगे। कुछ सेकंड बाद उन्होंने बताया कि रनवे नजर आ रहा है। तो ये सारी परेशानी आप समझिए, ये जो बातचीत साझा करी और सरकार ने अपने स्टेटमेंट में बिना समय गवाए ये सारी बातचीत जो पायलट्स की एटीसी के साथ हुई वो साझा कर दी है। रनवे पहले उन्हें नजर नहीं आ रहा था, उन्हें बोला गया कि कंफर्म करिए कि आपको विजिबल है ये रनवे या नहीं। फिर उन्होंने कहा कि हाँ, हमें रनवे नजर आ रहा है। और इसके बाद एटीसी ने यह बताया कि 8:44 पर रनवे 11 की दहलीज के आसपास आग की लपटें दिखी। तो ये क्या हुआ यहां पर, देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। रनवे पहले नजर नहीं आ रहा, फिर रनवे नजर आ रहा और फिर रनवे की दहलीज पर जाकर ये एयरक्राफ्ट टकरा जाता है। गणेश, मेघा, मैं ना आपको तस्वीरों से ही या अपने दर्शकों को तस्वीरों से ही समझाने की कोशिश करता हूँ। अब मेरे पीछे आपको ये रनवे दिख रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये पीछे ये रनवे है, ये रनवे की शुरुआत है, ठीक है। ये टेबल टॉप रनवे कहते हैं इसको, क्योंकि ये थोड़ा सा जमीन से ऊपर है। अब कितना ऊपर है, तो कुछ मीटर ऊपर है। अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाता हूँ। ये रनवे का एज है, ये देखिए, ये रनवे का एज है, टेबल टॉप है, नीचे ये जमीन है, जमीन ऊपर थोड़ा सा ये रनवे है और यहाँ से इस रनवे की शुरुआत होती है। क्रैश कहाँ हुआ है साइट, तो ये रनवे के एज पे बाई तरफ। अब था वो उस दिशा से आ रहा था, उसको यहाँ ऊपर से आते हुए, यहाँ इस रनवे से गुजरते हुए ये जो एज है यहाँ से आगे यहाँ लैंड करना था, जो कोऑर्डिनेट्स दिए थे वहां लैंड करना था। लेकिन आया तो यहाँ पर कोई विजिबिलिटी नहीं थी, तो ये रनवे है, एयर स्ट्रिप ऊपर है, तो दिक्कत आई होगी क्योंकि पायलट शायद समझ नहीं पाए होंगे, विजिबिलिटी कम होगी तो। लेकिन जब सेकंड राउंड या सेकंड अप्रोच के लिए वो आए तो उन्होंने कहा कि रनवे की विजिबिलिटी है 3000 मीटर, यानी 3 किलोमीटर की रनवे विजिबिलिटी है। तो ऐसे में विंड स्पीड नहीं थी, तो उन्होंने सोचा हम लैंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ इस एयर स्ट्रिप पर लैंड करने की बजाय वो सीधा जो एयरक्राफ्ट था वो बाईं तरफ गया और बाईं तरफ से वो एयरक्राफ्ट सीधे यहाँ पहुंचा और यहाँ से वो क्रैश साइट आपको दिख रही है, वहां पर वो लैंड हुआ। यानी रनवे मिस किया है, ऐसा लग रहा है यहाँ पर देखकर, क्योंकि टेबल टॉप रनवे है तो कई बार कुछ टेक्निकल दिक्कतें आ सकती हैं। अगर
तो वहां पर लैंड करना आसान हो जाता है। हम सभी उनके परिजनों के साथ हैं। साथियों, दुख और संवेदना के इन पलों के बीच मैं यहां मौजूद आप सभी कैडेट्स का, विभिन्न मित्र देशों से आए कैडेट्स और ऑफिसर्स का अभिनंदन भी करूंगा। इस बार भी यहां बहुत बड़ी संख्या में गर्ल्स कैडेट्स आई हैं। मैं उनका विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। साथियों, एनसीसी एक ऐसा संगठन, एक ऐसा आंदोलन है जो भारत की युवा शक्ति को आत्मविश्वासी बनाता है, अनुशासित बनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। ये संबोधन कर रहे हैं एनसीसी कैडेट्स की एक रैली को दिल्ली में। उन्होंने अपनी संवेदनाएं व्यक्त करी हैं। ये कहा है कि इस वक्त वो और उनका पूरा सरकार अब अजीत पवार के परिवार के साथ, पूरे पवार परिवार के साथ खड़ा है। और जिस भी तरीके की, जैसे अब हमने सुबह भी ये रिपोर्ट करा था कि प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने, सब ने वहाँ पवार परिवार से बात करी है। प्रधानमंत्री जी ने शरद पवार जी से बात करी, उनसे भी पूछा कि अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो फिर सरकार को वो बताएं और सरकार हर संभव प्रयास करेगी। जो भी मदद अभी परिवार को की ज़रूरत हो वो प्रधानमंत्री जी ने उसकी आश्वासन दी है। शरद पवार जी से लंबी बात करी है सुबह प्रधानमंत्री जी ने, और अभी अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री जी को आप सुन रहे थे इस रैली में। ये रैली दिल्ली में हो रही है, एनसीसी कैडेट्स की रैली है, जहां प्रधानमंत्री जी का संबोधन अभी जारी है। और मैं वापस गणेश ठाकुर के पास जाना चाहूँगी, अपने सहयोगी गणेश ठाकुर, जो इस वक्त अभी उस जगह पे खड़े हैं, हादसे के साइट पे खड़े हैं जहां पर ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है आज सुबह, और वो जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ होगा। गणेश, अगर आप हमारी आवाज़ सुन सक रहे हैं और आप हमें ताज़ा वहाँ की तस्वीरें दिखाइए। गणेश ने हमें ये भी बताया कि वीआईपी मूवमेंट होने वाली है वहाँ पर। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस के साथ वहां पर पहुंचने वाले हैं। शायद राज्यपाल जी भी वहां पर जाएं, सिर्फ यही समझने के लिए, ये देखने के लिए कि उनके सहयोगी, उनके उप मुख्यमंत्री के साथ आज सुबह क्या हुआ, कैसे हुआ और कहां हुआ। गणेश, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो दिखाइए, तस्वीरें दिखाइए और बताइए वहां पर क्या हो रहा है इस वक्त। जी देखिए मेघा, यहाँ पे अभी वीवीआईपी मूवमेंट शुरू होगा, इसलिए बैरिकेड्स आपको दिखा दूं। ये बैरिकेड्स यहाँ पर लाए गए हैं। ये बैरिकेड लगाकर इस क्रैश साइट को सिक्योर करने की कोशिश हो रही है। जो सबसे इम्पोर्टेंट किसी भी ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है, ब्लैक बॉक्स, वो ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है। तो मैं ये कहना चाहूँ, ये होगा कि उन्होंने एक साइट सिक्योर करके आगे जब टीम्स पहुँचेगी इन्वेस्टिगेशन के लिए तो उन्हें हादसे की असली वजह जानने में मदद मिलेगी। इसीलिए लोगों को यहाँ से दूर रखा जा रहा है और ये वीवीआईपी मूवमेंट के लिए बैरिकेडिंग भी की जा रही है और क्रैश साइट सिक्योर किया जा रहा है। अब सवाल यह है मेघा, जैसे प्रेस नोट या प्रेस रिलीज आई है जिसमें माइन्यूट डिटेल्स आए हैं कि आखिर लास्ट कम्युनिकेशन क्या हुआ पायलट का और लास्ट पायलट ने क्या कहा। तो ये बहुत सवाल है इसमें कि क्या ये टेक्निकल एरर है या ह्यूमन एरर है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन 15,000 घंटे जिस पायलट ने फ्लाई किया होगा, क्या वो इस तरह का ह्यूमन एरर कर सकता है? क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है कि शायद रनवे मिस किया हो, रनवे के कोऑर्डिनेट्स मिस कर दिए हो और शायद विजिबिलिटी कम होने की वजह से ये हादसा हुआ हो। क्योंकि ना मेडे का कॉल था, कोई डिस्ट्रेस कॉल नहीं था और ना ही इस एयरक्राफ्ट में कोई टेक्निकल ग्लिचेस जो मालिक के अगर हम बात करें तो मालिक ये कहते हैं कि हमारा तो एकदम फिट एयरक्राफ्ट था। तो आखिर हुआ क्या? रनवे पे पहुंचा ही नहीं प्लेन, रनवे के ठीक बाईं तरफ ये प्लेन जाके क्रैश करता है। यानी रनवे पर आकर लैंड करने की कोशिश हुई थी लेकिन लैंड
वहां पर न करते हुए बाईं तरफ ये मनूवर हुआ है। तो क्यों हुआ है, उसके पीछे की वजह क्या है, अब ये ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा। लेकिन गणेश ये देखिए ना 8:43 पर 8:43 पर रनवे 11 पर उतरने की मंजूरी दी जाती है। एटीसी उन्हें रनवे 11 पर 8:43 मतलब 2 मिनट पहले ये मंजूरी देते हैं कि आप उतरिए इस रनवे पर, क्योंकि उन्होंने ये कंफर्म किया, पायलट्स ने ये कंफर्म किया कि उन्हें एयर स्ट्रिप अब विजिबल हो गया है। हालांकि उन्होंने लैंडिंग क्लियरेंस का रीडबैक नहीं दिया, क्योंकि 8:45 या 46 पर ये क्रैश हो चुका था, तो रीडबैक देने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन आखिरी जो बातचीत हुई है वो ये क्लियरेंस एटीसी उन्हें देती है कि अगर आपको रनवे दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने ये कंफर्म किया कि उन्हें रनवे दिख रहा है, तो आप लैंड करिए। और वो लैंडिंग जो हुई है वो तो लैंडिंग हुई ही नहीं गणेश, जो आप भी देख पा रहे हैं, जो हम भी तस्वीरों में समझ पा रहे हैं, वो लैंडिंग एयर स्ट्रिप तक तो वो प्लेन पहुंच ही नहीं पाई। तो गलती तो कहीं या तो मैनुअल गलती है ये पायलट की, ये जांच का विषय है, या कोई तकनीकी प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से वो एयरक्राफ्ट एयर स्ट्रिप पर पहुंच ही नहीं पाया। गणेश जी बिल्कुल, देखिए जैसे मैं बता रहा था कि यहाँ ILS सिस्टम है जी। नहीं और एयरपोर्ट आगे बहुत दूर है। अब ILS सिस्टम नहीं होने की वजह से को पायलट को ही मैन्युअली सारी चीजें करनी पड़ती हैं एयर स्ट्रिप पर लैंड करने के लिए। और जैसा PIB के प्रेस रिलीज में भी कहा गया था कि डिसेंट के दौरान जब ATC से 8:18 पर संपर्क किया गया, तब पायलट के विवेक पे छोड़ा गया कि अगर आपको लगता है कि यू आर गुड टू टच डाउन, गुड टू लैंड, तो आप जा सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं एयरस्ट्रिप को। तो पायलट के एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए पायलट ने भी शायद निर्णय लिया टच डाउन करने का या लैंड करने का, माफ कीजिएगा। लेकिन जब पहला अप्रोच हुआ तब विजिबिलिटी नहीं थी, उन्होंने बताया। लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने खुद कहा कि विजिबिलिटी है और तभी उनको टच डाउन की परमिशन दी गई। अब टच डाउन के समय क्या हुआ, तो वो एक देखने की बात होगी। बाईं तरफ एयरक्राफ्ट कैसे पहुंचा, एयर स्ट्रिप पर क्यों नहीं आया, ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। और इसीलिए अब तमाम एक्सपर्ट्स की टीम, एजेंसीज जांच कर रही है कि आखिर उस आखिरी के कुछ सेकंड्स में ऐसा क्या हुआ कि एयरक्राफ्ट लैंड करने की बजाय बाहर स्ट्रिप के बाहर चला गया और क्रैश कर गया। गणेश देखिए, पायलट के विवेक पे ये बात को छोड़ देना, पायलट के विवेक पे इस बात को छोड़ देना कि आप ही निर्णय लीजिए कि आप लैंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये तस्वीरें देखिए, ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक तरफ और महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत दूसरी तरफ, बीच में आप सुनेत्रा पवार जी को देख रहे हैं। दोनों देखिए किस तरीके से सर नमन करते हुए, सर झुकाए हुए। ये मुश्किल की घड़ी, बहुत मुश्किल की घड़ी इन तीनों के लिए, इन सब के लिए, लेकिन खास करके सुनेत्रा पवार जी के लिए। सुनेत्रा पवार जी ने अपना पति खोया है इस घटना में और पूरे परिवार का मुखिया खोया है। बहुत मुश्किल की घड़ी इनके लिए और पवार पूरे परिवार के लिए। आपने शरद पवार जी के भी विजुअल सुबह में देखे, सुप्रिया सूले जो उनकी बहन लगती हैं, वो सब बिलखते हुए, रोते हुए, टूटते हुए स्क्रीन्स पर आज दिखाई दिए। और अभी ये तस्वीरें जो मैं समझ पा रही हूँ, ये लग ऐसा रहा है कि उनके निवास स्थान, शायद उनके निवास स्थान की ये तस्वीर है। ये पता नहीं कि अस्पताल की तस्वीर है या निवास स्थान की तस्वीर है। यहाँ शिंदे जी भी आपको दिख रहे हैं। तो ये तीन साथ में ही आज ट्रैवल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री और राज्यपाल आचार्य देवव्रत, ये तीनों एक ही चॉपर में, एक ही फ्लाइट में मुंबई से निकले, पुणे लैंड किया और फिर वहाँ से चॉपर लेकर बारामती पहुँचे हैं और अभी सुनेत्रा पवार जी के साथ बैठे हुए हैं। कोई शब्द ही नहीं होंगे बोलने के लिए, क्या कहेगा कोई ऐसी घड़ी में ये हादसा। आज सुबह जब अजीत पवार जी उठे होंगे, आज सुबह जब सुनेत्रा पवार जी उठी होंगी, तो जिंदगी दुनिया सब ठीक लग रही होगी ना, मगर कुछ मिनटों में कैसे जिंदगी पूरी की पूरी पलट जाती है, क्या हो जाता है। जैसा कहते हैं नियति में क्या लिखा है किसी को क्या पता है। लेकिन इस तरीके से अजीत पवार जी का चले जाना बहुत बड़ी क्षति महाराष्ट्र की राजनीति में, पवार परिवार के लिए, बारामती के लिए, पुणे के लिए, पूरे महाराष्ट्र राज्य के लिए बहुत बड़ी क्षति है ये। उनके दोस्तों के लिए, उनके चाहने वालों के लिए, उनके फॉलोअर्स के लिए और जो जनसैलाब उमड़ रहा है, जो आप देख रहे हैं, जो हमने सुबह से आपको दिखाया। जैसे ही इस बात की खबर फैली कि इस विमान हादसे में शायद अजीत पवार हैं, उसके बाद रनवे के पास, जैसा गणेश ठाकुर भी दिखा रहे थे कि अभी भी लोग वहां इतने जमा हो गए हैं, हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। VIP मूवमेंट के लिए कहा गया है उन्हें कि यहाँ
मुख्यमंत्री जी आएंगे, उसके बावजूद लोग वहां से हिल नहीं रहे हैं। और उसके बावजूद वहाँ पर देखिए पुलिस वहाँ पर बहुत अरेंजमेंट्स करती हुई आपको दिखाई दे रही है। लेकिन ये जो तस्वीरें हम आपको अभी दिखा रहे हैं निवास स्थान से, अजीत पवार के निवास स्थान बारामती से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शिंदे जी हैं, देवेंद्र फडणवीस जी हैं, आचार्य देवव्रत जी हैं, ये तीनों सांत्वना देते हुए सुनेत्रा पवार को। सुनेत्रा पवार, इनके दो पुत्र अजीत पवार और सुनेत्रा पवार के दो पुत्र उन अभी नहीं पता कि वो पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं और कहां हैं। लेकिन सुबह उनके भतीजे रोहित पवार का हमने आपको विजुअल्स दिखाया था अस्पताल पहुंचते हुए। फिर शरद पवार जी भी पहुंचे, सुप्रिया सुले जी भी पहुंची, पूरा परिवार एकत्रित हो रहा है बारामती में। और जो खबर हमारे पास है उसके हिसाब से कल सुबह 11 बजे उन अंतिम संस्कार का समय डिसाइड किया गया है और बड़े नेता दिल्ली से, हर जगह से, पूरे देश से वहां कल सुबह पहुंचेंगे अपना अंतिम नमन करने के लिए अजीत पवार जी को। एक बेसमय असमय ये निधन हुआ है, इस हादसे में निधन हुआ है। बहुत हृदय विदारक ये खबर हर किसी के लिए जिसने अजीत पवार की पॉलिटिक्स, उनकी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स उसको पसंद किया, उस नेता को पसंद किया और उस इंसान को पसंद किया जिसके बारे में आज सुबह से कई सारी बातें हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी जब उनके बारे में लिखा तो यही लिखा। यही देखिए, वो आपको तस्वीरों में दिखाएं, सुप्रिया सुले वहां और देवेंद्र फडणवीस निकलते हुए दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद ये लोग अब उस एयर स्ट्रिप के पास जाएंगे। एकनाथ शिंदे जी आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी, जो हमारी जानकारी है वो पहुंचेंगे अभी उस एयर स्ट्रिप पे, बारामती के एयर स्ट्रिप के पास। सुप्रिया सुले जी आपको तस्वीरों में दिख रही हैं और एनसीपी के बड़े नेता वो सारे यहाँ पहुंच चुके हैं। कुछ घंटे पहले ही ये सारे लोग पहुंच गए। देवेंद्र फडणवीस जी को आप देख रहे हैं अपने स्प्लिट स्क्रीन पे दोनों तरफ, एक तरफ सुनेत्रा पवार जी के साथ, दूसरे तरफ सुप्रिया सुले जी के साथ। और अभी देखिए उनका तो एक साथी और उनका उप मुख्यमंत्री, ये राजनीति में वहां पर अब क्या बदलाव होंगे, कैसे परिस्थितियां बदलेंगी, उस पर तो ठीक है विश्लेषण किया जाएगा। कल परसों तरसों ये बात की जाएगी कि क्या होगा, कौन उप मुख्यमंत्री बनेगा उनकी जगह, क्योंकि ये जगह तो अब खाली हो गई और किसी ना किसी को एनसीपी के उस घटक से, जो घटक अजीत पवार के साथ था, उससे किसी ना किसी को आगे आना होगा। लेकिन क्या स्थितियां यहां बदल सकती है, क्या ये पार्टी एक साथ आ सकती है, क्या सुप्रिया सुले या कोई जो उस तरफ शरद पवार जी के साथ है, क्या उनमें से किसी का चुनाव किया जाएगा उप मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए। लेकिन अभी के लिए ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीरें आप देखिए। देवेंद्र फडणवीस जी निकलते हुए दिख रहे हैं। ये परिसर मुझे लगता है विद्या प्रतिष्ठान परिसर का ये तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं शायद ये वहां से हैं और वहां दोनों नेता मौजूद थे अभी बाहर निकलते हुए। लेकिन जो उनके निवास स्थान से जो तस्वीरें आपको दूसरी तरफ स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, सुनेत्रा पवार जी के साथ बैठे हुए सांत्वना देने की कोशिश। लेकिन क्या शब्द आज बोले जाएंगे, क्या बोला जाएगा उनको, ये असमय किसी की मौत होना और इस तरीके से दर्दनाक मौत होना, एक विमान हादसे में मौत होना, अजीत पवार जी जैसा नेता को, इस पूरे राज्य को खो देना बहुत बड़ी क्षति परिवार के लिए, राजनीति में वहां की और वहां के लोगों के लिए जिन्होंने अपनी जान छिड़की। अजीत पवार जी जैसा गणेश ठाकुर से बात करते हुए वहां के जो लोकल्स हैं, जो निवासी हैं, वो कह रहे थे कि हमारे घर के हैं, हमारे घर के हैं अजीत पवार, हमारे बेटे जैसे हैं, हमने अपना घर का सदस्य खोया है। और सच में अजीत पवार एक ऐसे नेता थे जिनकी जमीनी कनेक्ट इतनी जबरदस्त थी। 2-3 चीजें अजीत पवार जी के बारे में आपको बताना लाजमी है। एक, ऐसे नेता जिन्होंने कभी भी किसी को कोई भी मदद करने आ जाए, अजीत पवार जी ने कभी भी किसी को अपने दरवाजे से नहीं लौटाया। ये एक ऐसी बात थी उनके बारे में, जबरदस्त क्वालिटी थी। नेता ऐसे ही होते हैं और अजीत पवार जी वो ऐसे खरे नेता थे जिन्होंने अपने दरवाजे से लोगों को कभी लौटाया नहीं, जिनकी जितनी मदद कर सकते थे की। और वो ऐसे भी नेता थे जो खरी खोटी बिल्कुल सीधे आपके मुंह पे कहते थे, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या मैं कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता हूं। जो सच है वही कहते थे, सीधा बोलने वाले नेता थे। और
एक ऐसे नेता जिनके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि 4 अलग अलग मुख्यमंत्रियों के नीचे उन्होंने उप मुख्यमंत्री का पदभार संभाला। एक ऐसे नेता जो महाराष्ट्र के सबसे लंबे समय लॉन्गेस्ट सर्विंग डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार जी 4 अलग अलग मुख्यमंत्रियों के नीचे उप मुख्यमंत्री का पदभार संभाला। और मुझे याद आ रहा है वो एक दृश्य जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, आपको याद होगा ये सरकार का गठन हो रहा था और उस वक्त ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और एक चुटकी लेते हुए अजीत पवार जी ने कहा था कि मुझे एकनाथ शिंदे के बारे में तो नहीं पता क्योंकि रूठे थे एकनाथ शिंदे में, लेकिन मैं तो जरूर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनूंगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।